नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 4 के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत की थी, साथ में सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बातचीत की थी और प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर भी हमने देखे थे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 5 के पाठ्यक्रम का जल्दी से अभ्यास करेंगे। जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ है, उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी मदद करने वाला है। आपकी परीक्षाएं पास ही आने वाली हैं क्योंकि 10 फरवरी के आसपास आपकी फाइनल परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अभी डेट शीट नहीं आई है, जल्दी ही आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। अभी लगभग आपका पाठ्यक्रम पूरा होने वाला ही होगा। जनवरी के एंड तक आपका पाठ्यक्रम पूरा हो ही जाएगा। उसके जस्ट बाद आपके रेडीनेस पेपर शुरू हो जाएंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में, और जैसे ही रेडीनेस पेपर आपके समाप्त होंगे वैसे ही आपकी फाइनल परीक्षाओं की डेट शीट आ जाएगी और आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यूनिट 5 का जो पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 5 में आप मनुष्यता कविता पढ़ते हैं जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, करुणा की दिव्य चमक, करुणा आप ऐसे लिखेंगे, करुणा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये हमारा संस्मरण है। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये संस्मरण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं। संधि परिचय, संधि से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि और उनके भेदों के बारे में आपने अच्छे से अभ्यास करना है। साक्षात्कार लिखना और साथ में जीवनी लेखन करना, ये भी आपका रचनात्मक लेखन में आता है। तो जीवनी लेखन में आप जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ और कविताएं हैं उनके कवि और लेखक के जीवन के बारे में आप याद कर सकते हैं। आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम 4 तो आप कर ही सकते हैं। एंटोन चेखव की जो जीवनी है वो आप छोड़ सकते हैं, और साथ में भदंत आनंद कौशल्यायन जी की जीवनी आप छोड़ सकते हैं। बाकी अज्ञेय जी की जीवनी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जीवनी है, मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी है और पाश, इनकी जीवनियों को आप याद कर सकते हैं। तो आइए पाठ्यक्रम की बातचीत करने के बाद इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5वीं इकाई से संबंधित ये आपका स्टूडेंट कंपेनियन है। वसुधैव कुटुंबकम और सह संबंधता इसका शीर्षक है। तो यहाँ पर जो पाठ दिए गए हैं वो भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, इसका सारांश क्या है इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता में बताना चाहते हैं कि एक सच्चे मनुष्य के क्या गुण होते हैं। मनुष्यता जो गुण है वो हमें एक सच्चा मनुष्य बनाता है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य और जानवर में ज़्यादा अंतर नहीं है। मनुष्य के कुछ विशेष गुण हैं जो उसको जानवरों से अलग करते हैं, और जिसमें उदार होना, दूसरों की भलाई करना, दयालु होना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के दुख को अनुभव कर पाना, ये गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, वरना मनुष्य और पशु में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पूरी की पूरी कविता में आप देखेंगे कि सच्चे मनुष्य के गुण बताए गए हैं। एक उदार मनुष्य कैसा होता है, उदार मनुष्य के बारे में ही ये पूरी पृथ्वी बात करती है, उसका सम्मान करती है, हमेशा उनकी प्रसिद्धि बनी रहती है। मैथिली शरण गुप्त जी बताना चाहते हैं कि हमें जीवित रहते हुए ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। मनुष्य का जीवन नश्वर है, वो नष्ट होने वाला है। जो पैदा होता है वो अवश्य एक ना एक दिन मरता है। तो अगर हमें मरना ही है और ये बात निश्चित है कि हमारी मृत्यु होनी ही है, तो हमें जीवित रहते हुए ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए हो, जो विश्व शांति के लिए हो, ताकि मरने के बाद भी हमारी मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाए। साथ में यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। रंतिदेव राजा का उदाहरण दिया गया है, दधीची ऋषि का उदाहरण दिया गया है, और साथ में उशीनर शिवी राजा का उदाहरण दिया गया है, और कर्ण का उदाहरण भी दिया गया है, और महात्मा बुद्ध का उदाहरण, कि इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं जो दूसरों की भलाई के लिए हैं। ये अपने जीवन में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे बल्कि दूसरों के बारे में सोचते थे। मनुष्यता का गुण इनके अंदर इतना अधिक था जिसके कारण इनके मरने के बाद भी इनको सुमृत्यु प्राप्त हुई और ये मरकर भी अमर हो गए। आज भी हम इनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। साथ में मैथिली शरण गुप्त जी इसमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमें अपने ऊपर अहंकार हो जाता है, हमें अपने धन संपत्ति पर, अपने वैभव पर, अपने परिवार पर, कि हम तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, हमें अहंकार हो जाता है। और यहाँ पर इस तरह का जो अहंकार होता है वो हमें दूसरों की भलाई नहीं करने देता, सिर्फ अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बताना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है। अगर तुम सनाथ अपने आप
को मानकर, अपने आप को भरे पूरे परिवार में, अगर आप अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं, आपके आसपास बहुत शक्तिशाली लोग रहते हैं जिनके पास पद है, सत्ता है, धन दौलत है, तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो नश्वर है। कुछ समय के लिए आपके पास आई है, कुछ समय के बाद नष्ट भी हो सकती है। इस पृथ्वी पर कोई भी अनाथ नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके पास धन दौलत नहीं है, जो गरीब है, जो अनाथ है, उसके त्रिलोकनाथ साथ है, यानी कि ईश्वर उनका साथ देता है। और जो व्यक्ति इस जीवन में अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्य करने के बाद सुमृत्यु को प्राप्त होता है, एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मरने के बाद भी ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग लोक में हम जाते हैं या नरक लोक में जाते हैं, तो स्वर्ग लोक में जो देवता हैं वो भी उनका स्वागत करते हैं, यानी कि मरने के बाद भी वो अपने अच्छे कर्मों की वजह से मरकर भी क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। साथ में हम सभी क्या हैं, मनुष्य मात्र हमारे बंधु हैं, मित्र हैं। हमें एक दूसरे के साथ वैर भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनकर हमें इस जीवन की यात्रा पर खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जो मार्ग हमने निश्चित किया है, मनुष्यता का मार्ग, उस पर हम एक दूसरे की भलाई करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार का मनुष्य जब दूसरों की मदद करता है तो खुद भी ईश्वर उनकी मदद करता है, वो भी एक अच्छा जीवन जीते हैं। तो एक तरीके से पूरी कविता का सार है, सारांश है। कविता की पूरी व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, विस्तार से इसकी व्याख्या की गई है। और यहीं से सवाल पूछ लिए जाते हैं, पूछा जा सकता है कि मनुष्यता के क्या गुण होते हैं या मनुष्यता क्या होती है, कविता के आधार पर बताइए। एक सच्चे मनुष्य के क्या गुण बताए गए हैं, उदार मनुष्य की क्या विशेषता होती है, सुमृत्यु हमें कब प्राप्त हो सकती है। और जो हमारे 4 उदाहरण दिए गए थे, रंतिदेव के बारे में क्या उदाहरण दिया गया है, दधीचि ऋषि ने दूसरों की भलाई के लिए क्या कार्य किया था, उशीनर शिवी राजा के बारे में जो कहानी है उसके बारे में पूछा जा सकता है, कर्ण के बारे में पूछा जा सकता है। साथ में भगवान बुद्ध ने जो विरुद्धवाद का नियम दिया था, जिसमें सबके लिए दया की भावना रखने की बात कही गई थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और हम किस तरीके से कार्य करते हुए एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो यहीं से घुमा फिरा कर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोई भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। मनुष्यता कविता के बाद इकाई 5 में हमारा जो पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये संस्मरण है और वो याद करते हैं फादर कामिल बुल्के जी को। फादर कामिल बुल्के जी किस तरीके से बेल्जियम के रहने वाले थे और भारत में आकर भारत को अपनी कर्म भूमि बना लेते हैं, और किस तरीके से यहाँ के लोगों को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके मन में इतनी करुणा है, इतनी दया है, दूसरों की भलाई के लिए वो इतने कार्य करते हैं कि ये भारत में आने के बाद एक बार भारत में आते हैं और भारत के ही बनकर रह जाते हैं। भारतवासी भी इनको अपना बना लेते हैं और उनके मरने के बाद कितने सारे लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, वो दुखी होते हैं। और ये सारी बातें, उनके जीवन से संबंधित बातें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी उनको याद करते हुए ये संस्मरण के रूप में हमारे सामने रखते हैं। पाठ की शुरुआत होती है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, ये पीड़ा है लेखक के मन में। वो नहीं चाहते कि इतना अच्छा व्यक्ति इतनी तकलीफ में किस तरह से मरा है, और वो भगवान से शिकायत भी करते हैं और इस बात की पीड़ा को वो अपने पाठ की शुरुआत में पाठकों के सामने रखते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के से बात करना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करता है तो वो उनको अपना बना लेते हैं, उनके दुखों में शामिल होते हैं, उनके सुख में शामिल होते हैं। और उनको याद करना भी एक बहुत ही अच्छा एहसास देने वाला है। जब भी वो किसी व्यक्ति से मिल जाते हैं तो 10 साल के बाद भी वो उनको याद रखते हैं। उनमें एक ऐसी करुणा है, एक ऐसी उदारता है जिसके माध्यम से वो हर किसी व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जहाँ से सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे हम दुखी होते हैं और अपना मनपसंद संगीत सुनने से किसी शांति वाली जगह पर बैठकर हमारे मन को सुकून मिलता है, बिल्कुल वैसा ही फादर को जब हम याद करते हैं तो उनकी सुनहरी यादों को याद करके हमारे मन को सुकून मिलता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। और एक बार अगर हम उनसे मिल लेते थे, उनको देख लेते थे, तो उनके चेहरे पर इतना तेज था, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि ऐसे लगता था जैसे हमें निर्मल जल से स्नान करने के बाद जो सुकून मिलता है,
निर्मल जल में स्नान करने के बाद जो आनंद महसूस होता है वैसा ही आनंद उनको देखने से महसूस होता था। और उनसे बात करने से कर्म के संकल्प से मन भर जाता था। अगर हम कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, मन उदास है, हमारे मन में कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं है, और उनकी बातें सुनने के बाद वो इतना प्रेरित कर देते थे, इतना वो मोटिवेशनल आप कह सकते हैं, उनकी बातें इतनी प्रेरणादायक थी कि उनसे बात करके हमारा काम करने का हमारा मन एक संकल्प लेता था कि हमें अपने कर्म करने हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। परिमल के बारे में पूछ लिया जाता है। परिमल एक साहित्यिक संस्थान है जहाँ पर बहुत सारे लेखक और कवि मिलकर गोष्ठियाँ करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, वहाँ पर अपनी रचनाओं के ऊपर बहस करते हैं। और यहाँ पर फादर कामिल बुल्के भी उसका एक हिस्सा हैं। तो वो जो नए कवि और लेखक होते हैं अपनी रचनाओं को जब सुनाते हैं तो वो उनको बेबाक राय देते हैं, सुझाव देते हैं, इसमें क्या सही था क्या गलत था। और साथ में परिमल में जो भी लोग काम करते थे तो उनके घर में कोई उत्सव मनाया जाता था या कोई भी फंक्शन होता था तो फादर कामिल बुल्के उसमें शामिल होते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। और लेखक को भी याद आता है कि जब उनका बच्चा पैदा हुआ था, तो जब उनका अन्नप्राशन हुआ था, तो फादर बुल्के एक बड़े भाई की तरह उनके इस उत्सव में शामिल थे और उनकी आंखों में उनके बच्चे के लिए जो वात्सल्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और साथ में यहाँ पर एक पंक्ति और महत्वपूर्ण है, नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर टाइपिंग एरर है, देवदास नहीं है देवदारू है, देवदारू की छाया में खड़े हो। तो देवदारू एक वृक्ष होता है, घनी छाया वाला वृक्ष होता है जो पहाड़ी इलाके में होता है, तो बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके सानिध्य में रहना, उनके आसपास रहना, या वो जब किसी व्यक्ति के जीवन में शामिल होते थे तो बहुत ही सुकून देने वाले थे। एक ऐसा एहसास होता था जैसे हम किसी पेड़ की छाया में सुकून महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर किसी की छाया है, किसी का आश्रय है। आगे आपने पाठ पढ़ा ही होगा कि वो कैसे संन्यास लेते हैं। वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक से उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत होती है, अपने भाई बहन को बताते हैं। उनके परिवार के लिए भी ये बहुत ही आश्चर्यजनक फैसला था, लेकिन फिर उनकी बात को मान लिया जाता है और वो एक शर्त रखते हैं कि मुझे भारत में जाकर संन्यास लेना है, यानी कि भारत में सन्यासी बनना है। तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। कुछ दिनों के बाद वो भारत आ जाते हैं और भारत आने के बाद एक दो बार वो अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल में वापस अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी नहीं जाते। अपनी माँ से वो पत्र व्यवहार करते रहते थे, उनकी माँ की चिट्ठियाँ आती, साथ में उनकी छोटी बहन थी, उनकी शादी की उनको थोड़ी चिंता रहती थी। उनका जो स्वभाव था वो सख्त और जिद्दी था। उनके जो भाई थे वो भी अपने अपने जीवन में एक व्यवसायी बन गए थे, एक पादरी बन गए थे। तो ये उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर लेखक हमारे साथ साझा करते हैं। और साथ में वो जब भी अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं तो उसकी भी प्रशंसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारत में आने के बाद अपनी जन्मभूमि को पूरी तरह से भूल गए हैं, तो वो सम्मान देते हैं अपनी जन्मभूमि को भी और कर्म भूमि को भी। ये बहुत बड़ी बात है और ये हम सभी को भी करना चाहिए, चाहे हम विदेश में जाकर नौकरी क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अपने देश का सम्मान, अपनी भाषा का सम्मान, अपनी संस्कृति का, अपने परिवार के सदस्यों का, इनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। और यही जो गुण थे जो लोगों को प्रभावित करते थे। साथ में वो यहाँ पर आने के बाद हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन कार्य करते हैं। राम कथा से वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और राम कथा के बारे में वो पूरा अपना शोध कार्य करते हैं, राम कथा उत्पत्ति और विकास। साथ में 9 से 10 साल तक वो दार्जिलिंग में पढ़ते हैं। तो पहले वो जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में धर्माचार की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको सन्यासी बनना था, पादरी बनना था। वो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित थे तो अपने धर्म का सम्मान करते थे। 9-10 साल तक वो दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में उन्होंने अपना जो शोध कार्य था, जो रिसर्च था, राम कथा उत्पत्ति और विकास, जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और परिमल में उनके अध्याय पढ़े भी गए हैं। साथ में फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर हिंदी में किया नील पंछी नाम से, क्योंकि हिंदी भाषा को उन्होंने इतने सालों की पढ़ाई के बाद सीखा और जाना। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बन गए हैं और उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश यानी कि जो डिक्शनरी है वो तैयार की, बाइबल का अनुवाद किया। आप देख सकते हैं कितने सालों तक उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कितना शोध कार्य किया और कितनी गहनता से उन्होंने भारत की संस्कृति को अपनाया, यहाँ की भाषा को अपनाया। और उसके बाद 47 वर्ष वो देश में रहे, यानी कि भारत में रहे, और कुल 73 वर्ष की ज़िंदगी जीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लेखक आगे कहते हैं कि फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे।
कभी कभी लगता है मन के सन्यासी नहीं थे, तो मन से वो सन्यासी नहीं थे। जिस तरह से दुनियादारी में सन्यासी की एक परिभाषा बनाई जाती है कि सन्यासी अपने परिवार से दूर रहता है, सन्यासी को किसी से लेना देना नहीं होता, वो दुनियादारी को छोड़ देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया था कि उन्होंने सन्यासी बनने का संकल्प लिया था और अंतिम समय तक उस संकल्प को पूरा किया। सन्यासी का अर्थ होता है हर किसी के प्रति मन में उदारता रखना, हर किसी की भावनाओं को समझना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये सन्यासी के सच्चे गुण होते हैं, ना कि हर किसी से अलग रहना, अपने आप को दुनियादारी और जिम्मेदारियों से काट लेना। वो अगर किसी एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लेते थे तो कभी नहीं तोड़ते थे। 10 साल के बाद भी अगर मिलने जाओगे तो आप महसूस कर सकते हो कि वो आपको याद रख रहे हैं। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता है, यानी कि वो संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर उनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था, लेकिन कभी कभी उनको थोड़ा सा झुंझलाते हुए देखा गया, क्योंकि भारत के ही लोग हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करते थे। ये बात उनके मन में बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाली थी, और वो जिस भी मंच से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते थे तो वो बताते थे कि अगर हम ही अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भला कैसे करेंगे। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बारे में उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और बहुत सारे ऐसे तर्क भी दिए जिनको काटा नहीं जा सकता था, और बहुत उन्होंने संघर्ष किया। लेखक के जीवन में भी फादर कामिल बुल्के का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, साथ में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो फादर ने उनको बहुत समझाया, बहुत सांत्वना दी, और उनके शब्दों से जो विरल शांति, यानी उनके मन को उन्होंने शांत किया, प्रेरित किया। तो वो इस तरह से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद उनको याद कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे व्यक्ति थे। बाद में वो बीमार रहने लगे, दिल्ली उनका इलाज करवाया गया, और अंतिम समय में लेखक उनसे मिल नहीं पाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद जब उनका ताबूत तैयार किया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो तब वो उनको देखते हैं, और किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर पर भी उनके चेहरे पर शांति एकदम स्थिर हो गई थी। जब उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो उनके चेहरे की शांति को महसूस कर सकते थे। और दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका अंतिम संस्कार किया गया, पादरी विधि विधान से, और बहुत सारे जाने माने लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। आपने पढ़ा होगा। हिंदी भाषा को उन्होंने बहुत सम्मान दिया, और उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से, उन्होंने अपने धर्म को भी नहीं छोड़ा, ईसाई विधि जो भी है उस विधि विधान से, लेकिन हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल ने कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों, कि ऐसे अच्छे व्यक्तियों की इस धरती को भी ज़रूरत है। उनकी मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो उन्होंने, पूरे मानवता की भावना जो उन्होंने फैलाई है, विश्व में एक शांति कायम करने की भावना उनके मन में जो थी, तो ऐसे व्यक्तियों की हमें और भी ज़रूरत है। और इस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेखक उनकी मृत्यु से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि लेखक का उनके साथ गहरा संबंध था, और साथ में सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा है। उनको एक वृक्ष के समान यहाँ पर उनकी तुलना करते हैं, जो बहुत ही छायादार है, फल फूल से युक्त है, सुगंध से भरा हुआ है, जो हम सबसे ऊंचा है, यानी कि उनके जो कर्म हैं वो हम सबसे बहुत ही ऊंचे हैं, प्रेरणादायक हैं। और इस तरीके से वो उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नृत्य, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने बातचीत की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सारांश के रूप में ये भूपेंद्र सर के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं। भारतीय भूमि पर 47 वर्ष तक रहे, अभी हमने पढ़ा 73 वर्ष की उनकी उम्र रही, और एक बहुत ही अच्छे सन्यासी बने, वो संकल्प के सन्यासी बने। उनका जन्म स्थान क्या था? रैम्स चैपल, बेल्जियम, यूरोप में था, और 1919 में उनका जन्म होता है। कर्म भूमि वो भारत को बनाते हैं, और उनकी मृत्यु 1982 में 17 अगस्त दिल्ली में होती है, 73 वर्ष की आयु में। ये सारे बिंदु हम अभी डिस्कस कर रहे थे। उनकी मृत्यु जहरबाद के कारण होती है। उनका जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। अंतिम संस्कार भी मसीही विधि, ईसाई विधि से किया गया था। और उनका शारीरिक विशेषताएं, उनका व्यक्तित्व कैसा था देखने में, वो लंबे थे, उनकी लंबी दाढ़ी थी, पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी हुई, गोरा रंग था उनका, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी, लंबा कद था यहाँ पर, नीली आंखें थी उनकी,
और जो उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं तो मानवीय गुणों से वो ओतप्रोत थे, ममता के भाव थे, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, अपनापन, सांत्वना, सबके लिए कल्याण की कामना करना, आत्मीयता का भाव, अपने आशीर्वादों से हर किसी को भर देते थे जब भी मिलते थे, किसी भी उत्सव व संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे वो हमेशा खड़े रहते थे, हंसी मजाक में शामिल होते थे, बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। तो ये उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। क्या योगदान दिया उन्होंने? 1950 में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में पूरा किया। सुप्रसिद्ध शब्दकोश अंग्रेजी हिंदी उन्होंने लिखा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। बाइबल का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये उन्होंने योगदान दिया। किस तरीके से वो भारत में आकर भारत के ही होकर रह जाते हैं। और साथ में कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां आप देख सकते हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा, उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना। ये तीनों पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में सीधी पूछी जा सकती है। इनका क्या आशय है, क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। जैसे किसी देवदारू की छाया में खड़े हो, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। अभी हम बात कर रहे थे। परिमल एक साहित्यिक संस्थान है, एक साहित्यिक संस्था है और जिसमें बहुत सारे लेखक काम कर रहे हैं और साथ में अपनी रचनाओं के ऊपर गोष्ठियां करते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं और फादर भी उनमें शामिल होते थे। भूपेंद्र सैनी सर के द्वारा तैयार किया गया है। द्वारका में वो हिंदी के अध्यापक हैं, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। मैं उनसे मिली भी हूँ, बहुत सारी कार्यशालाओं में हमारी मुलाकात हुई है। तो ये बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने तैयार की है, आप इससे मदद ले सकते हैं। इकाई 5 के पाठों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें अभी हम कर रहे थे, तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा रेडीनेस पेपर है, प्रीवियस ईयर का रेडीनेस पेपर है और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं पाठ से हम देख लेते हैं किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान का दुरुपयोग कितना घातक हो सकता है, हिरोशिमा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 4 का जल्दी से रिवीजन किया था, तो ये हिरोशिमा कविता से इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो ये भी यूनिट 4 का हिस्सा था, संस्कृति पाठ से पूछा गया है। और आज हम बात कर रहे थे मनुष्यता कविता की। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, कविता के आधार पर 3 बिंदु लिखें। तो अभी हम बात कर रहे थे मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें उदार होना चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। और यहाँ 3 बिंदु हम लिख सकते हैं। पाठ में जो उदाहरण आए हैं, सुमृत्यु के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, हम दूसरों की भलाई के बारे में कैसे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना उत्तर आप स्पष्ट करके लिख सकते हैं। फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, ऐसा किस आधार पर कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, अभी हम बात कर रहे थे। उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, राम कथा उत्पत्ति और विकास उन्होंने लिखा, अंग्रेजी हिंदी उन्होंने शब्दकोश लिखा और किस तरीके से वो भारत में रहकर भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। परिमल संस्थान के बारे में आप लिख सकते हैं। तो जो उनका योगदान था भारत में, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे आपका इकाई 6 से संबंधित प्रश्न है। सबसे खतरनाक कविता के आधार पर समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 5 प्रश्न हैं। अभी मिड टर्म का पेपर आपने दिया है, तो अभी इस बार आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि लगभग हर एक पाठ और कविता से एक एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो इकाई 5 से आप देख सकते हो और ये इकाई 4 से प्रश्न पूछे गए हैं और ये इकाई 6 से प्रश्न पूछा गया है। और इस बार आपके कुल 5 प्रश्न की जगह कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, पाठ्य पुस्तक के पाठों से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक और सैम्पल पेपर है, तो आइए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से पाठ यहाँ पर भी हम देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये पाठ्यपुस्तक से प्रश्न है। विज्ञान एवं तकनीकी के नवीन आविष्कार प्रगति के स्थान पर विध्वंस के संवाहक भी हो सकते हैं। विध्वंस यानी कि विनाश करना। जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं वो सिर्फ विकास के लिए नहीं है, बल्कि उनसे विनाश भी हो सकता है। संवाहक यानी कि उनको करने वाले। तो हिरोशिमा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, क्योंकि जो अणु बम बनाया गया था वो ये सोचकर नहीं बनाया गया था कि इससे हम इस तरह से मनुष्यता का विनाश करेंगे, लेकिन जब ये गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो किस तरीके से इन्होंने एक क्षण भर में मनुष्यों को भाप बनाकर सुखा दिया। तो ये बात जो है, इसके आधार पर आपने ये बात स्पष्ट करनी है। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि जो मनुष्य है वो हमारे मित्र हैं। मनुष्यों से हम दुश्मनी नहीं कर सकते। हमें एक दूसरे का सहारा बनते हुए परस्परावलंब बनो सभी
उठो और आगे बढ़ो सभी। तो एक दूसरे का सहारा बनकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा दी है और इससे समाज का फायदा ही होगा, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो काम आसानी से होंगे, विश्व शांति कायम होगी, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है वो चरितार्थ होगा। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। फादर कामिल बुल्के को अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत प्रिय थी। आप अपनी जन्मभूमि के विषय में क्या सोचते हैं और क्यों? तो ये पाठ में जो बात आई है कि उनको अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल बहुत प्रिय है, वो उनको याद भी करते हैं और याद करके बहुत खुश भी होते हैं, गर्व अनुभव करते हैं। तो आपकी जन्मभूमि क्या है? आपकी जन्मभूमि भारत है और भारत पर आप किस तरह से गर्व करते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं? तो ये अपने विचार हर एक बच्चे को यहाँ पर लिखना है। वर्तमान संदर्भ में गिरगिट कहानी की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। प्रासंगिकता एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है संबंध होना, कि इतने साल पहले इस कहानी को लिखा गया था, उस समय का समाज और आज का समाज बिल्कुल बदल गया है, लेकिन आज भी इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो ये आज भी प्रासंगिक है, यानी कि उतनी ही आज भी इससे जुड़ी हुई लगती है। तो गिरगिट कहानी इकाई 6 का हिस्सा है, तो 6 इकाई में हम जब रिवीजन करेंगे तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेखक ने न्यूटन को सभ्य व्यक्ति न मानकर संस्कृत व्यक्ति क्यों माना है? अपने विचार लिखिए। तो ये संस्कृति पाठ का यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है। तो न्यूटन ने पहली बार अपनी बुद्धि के बल के प्रयोग से न्यूटन के नियम दिए थे। तो पहली बार कोई रचना की जाती है अपनी बुद्धि और बल के हिसाब से, तो उसे हम संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए न्यूटन को हम सुसंस्कृत व्यक्ति कहेंगे, और बाकी जो विद्यार्थी हैं जो इनके नियम का प्रयोग करके कुछ और नया करते हैं तो उनको हम सुसभ्य व्यक्ति कहेंगे। आगे व्याकरण से जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं, इकाई 5 में संधि और उसके भेद के बारे में बातचीत करेंगे, और साथ में साक्षात्कार विधा कैसे आपने लिखनी है और जीवनी लेखन के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि का टॉपिक है, ये थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है, इसमें थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे नियम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं संधि किसे कहते हैं, सीधा सीधा परिभाषा भी पूछ ली जाती है। संधि किसे कहते हैं? संधि में दो वर्ण पास पास आते हैं और वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, यहाँ इसकी परिभाषा भी आप देख सकते हो। संधि शब्द का अर्थ मेल होता है। वैसे भी अगर हम कहें कि दो देशों के बीच में संधि हो गई है, इसका मतलब उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है। तो जब दो शब्द बिल्कुल पास पास आते हैं और उनके जो वर्ण होते हैं, मान लीजिए विद्या और आलय, ये हमारे दो शब्द हैं, और जब हम इनको जोड़ेंगे यानी कि इनकी संधि करेंगे, इनमें मेल करेंगे, तो बिल्कुल पास यहाँ पर यहाँ आ की मात्रा और यहाँ आ की मात्रा, यानी कि ये आ और ये आ, ये दोनों वर्ण हैं और दोनों मिलकर जब इनका मेल होगा तो यहाँ पर परिवर्तन ले आएंगे, आ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो विद्या और आल्य, तो आ को हटाकर हम आ की मात्रा में परिवर्तन करके विद्यालय बना देंगे। ऐसे रमा और ईश दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को जब हम पास पास लेकर आते हैं, इनका मेल करवाते हैं, तो यहाँ से आ की मात्रा आप देख सकते हैं और यहाँ बड़ी ई आप देख सकते हैं। आ और ई दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो ये नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और ये जो परिवर्तन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। अगर परीक्षा में परिभाषा पूछी जाती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। संस्कृत भाषा में संधि होती थी और संस्कृत का प्रभाव हिंदी में भी हम देख सकते हैं, तो हिंदी भाषा में भी अब हम संधि का प्रयोग करते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और साथ में विसर्ग संधि, और ये तीनों की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। तो स्वर संधि के भी आगे 5 भेद होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से बातचीत तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी हम बातचीत कर लेते हैं। दीर्घ संधि, स्वर संधि के 5 भेद है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दीर्घ संधि में दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर आप परिभाषा को थोड़ा समझो। जब दो वर्ण आपस में पास पास आएंगे तो ये अ ई उ एक तरफ हो सकता है, दूसरी तरफ भी अ ई उ हो सकता है, लेकिन उसका दीर्घ आपका वर्ण बन जाएगा। दीर्घ वर्ण का मतलब क्या है? अ और अ मिलकर आ बन जाएंगे, ई और ई मिलकर बड़ी ई बन जाएंगे, और उ मिलकर बड़ा उ बन जाएंगे। तो ये दीर्घ जो आपके वर्ण है ये बन जाएंगे। इसी कारण से इसका नाम भी क्या पड़ा है? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर आप देखो धर्म और अर्थ, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर अर्थ का भी अ आएगा, आ नहीं आएगा, और ये दोनों मिलकर आ की मात्रा में परिवर्तन हो गया है। यानी कि जब भी कोई शब्द आप देखते हो और आप पहचान करना चाहते हो, तो या तो आ की मात्रा बीच में बनी है, या फिर बड़ी ई की मात्रा बनी है, या फिर बड़े ऊ की मात्रा बनी है, तो उसमें क्या होगा? दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि में एक मात्रा लगती है, एक मात्रा ऐसे लगती है और एक मात्रा ऐसे,
जैसे यहाँ पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा आती है तो शब्द के ऊपर या तो ये जो एक मात्रा होती है वो ए की होती है और ये इस तरीके से मात्रा होती है वो ओ की होती है। तो शब्द में आप देखो यहाँ पर नरेंद्र, आप यहाँ पर देख सकते हो नरेंद्र में एक मात्रा है, ठीक है। ज्ञानोपदेश में ज्ञानो ओ की मात्रा है, एक मात्रा है। और देवर्षि, और तीसरा नियम क्या है, ऊपर र, रेफ वाला र बन जाता है, रेफ वाला र। तो ये 3 नियम होते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ आपका क्या आ सकता है, ई आ और उसका ए बन जाएगा, दूसरी तरफ आपका ऊ और ऊ आएगा। और तो यहाँ पर नियम होते हैं, एक तरफ अ और आ आएगा, उसके सामने अगर ई और बड़ी ई आ गया तो ए की मात्रा में परिवर्तन होता है। अ और आ के सामने अगर ऊ और ऊ आ गया तो आपका ओ की मात्रा में परिवर्तन होता है। और इसके सामने री ऋषि आ गया तो र, जो ऊपर रेफ वाला र होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो ये थोड़े से नियम है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ अ और छोटी ए में परिवर्तन, अ और छोटा ऊ ओ में परिवर्तन, अ और री ऋषि तो र में परिवर्तन हो गया है। तो इस तरीके से ये आपके गुण संधि के नियम है। वृद्धि संधि का मतलब क्या होता है, वृद्धि संधि में अगर आप शब्द को ध्यान से देखेंगे तो 2 मात्राएं लगी होंगी, ऐसे और ऐसे। तो ये 2 मात्राएं बड़े ए की होती है और ये इस तरीके से 2 मात्राएं औ की होती हैं। तो आप शब्द को देख सकते हो, यहाँ पर देखो 2 मात्राएं ए की मात्रा है और ये ए की मात्रा है, ऐसे ही औ की मात्रा भी लग सकती है। तो एक तरफ आपका अ और आ आएगा और उसके सामने ए और बड़ा ए अगर आ जाता है तो उसमें ये बड़े ए की मात्रा होगी। और अ आ के सामने अगर आपका ओ आ जाता है तो बड़े ओ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये नियम है, वृद्धि संधि के नियम है। ऐसे यण संधि बहुत महत्वपूर्ण है, यण संधि के बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं और इसमें अलग ही परिवर्तन होता है। इसमें ये देखो यद्यपि, इत्यादि, अन्वय, स्वागत। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ आपका क्या आएगा, ई और उसके सामने एक अलग ही आपका क्या आएगा, स्वर आएगा, कोई भी स्वर हो सकता है और उसका परिवर्तन यण संधि है तो य में परिवर्तन होता है। अब देखो यदि और अपि, तो एक तरफ आपका यदि में छोटी की मात्रा है, ई आ गया और दूसरी तरफ आपका अ आ गया और ये दोनों यण संधि के प्रभाव से य में परिवर्तित हो गए। यद्यपि, द आधा हो गया, यहाँ ई की मात्रा हट गई और यद्यपि। ऐसे ही इत्यादि, इति जमा आदि, तो यहाँ पर भी य में परिवर्तन हुआ। और अगर दूसरी तरफ आपका ऊ और बड़ा ऊ के आगे अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो ई और ई में तो य में परिवर्तन होगा, ऊ और बड़े ऊ में व में परिवर्तन होगा। जैसे अनु और अय, अनु में छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ है और छोटा ऊ है तो ये व में परिवर्तित होगा। यहाँ पर छोटी ई है तो ये आपका य में परिवर्तित होगा। तो इस तरीके से यण संधि के नियम है, ये आपको याद करने होंगे। अयादि संधि ये बिल्कुल ही अलग होती है और इसमें आपका नयन, गायक, पवन और इसमें अलग ही तरीके से यहाँ पर परिवर्तन होता है, अय, आव, अव, इस तरह से परिवर्तन होता है। तो इसको थोड़ा आपको पढ़कर देखने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका व्यंजन संधि आती है। तो व्यंजन संधि में जब हम इनको अलग अलग करते हैं, वर्णों को देखते हैं, तो एक तरफ आपका व्यंजन होता है और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। और विसर्ग संधि में एक तरफ आपका क्या आता है, विसर्ग आता है। साक्षात्कार लेखन में आपको संवाद लेखन के तरीके से प्रश्न का उत्तर देना होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप साक्षात्कार लेखन कीजिए और आप देश के प्रधानमंत्री से साक्षात्कार लेना चाहते हैं, उनका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरा नाम है तो रेखा और मैं जो भी बातचीत बोलूँगी वो यहाँ पर लिखूँगी और प्रधानमंत्री जी इस तरीके से उनका नाम लिख के और वो जो बातचीत करेंगे, तो दोनों ही बातचीत आपको खुद सोचनी है क्योंकि यहाँ पर सही मायने में प्रधानमंत्री जी आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अपनी कल्पना में सोच कर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से संवाद शैली में, इसमें हम साक्षात्कार में किस तरीके से लिखेंगे, संवाद शैली में, बातचीत करने के तरीके में। और संवाद लेखन आपने किया है तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्रिकेट टीम के कप्तान से साक्षात्कार लेने के लिए कहा जा सकता है, अपने प्रिय दोस्त, अपने प्रिय शिक्षक से साक्षात्कार लेने के लिए कहा जा सकता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य से साक्षात्कार लेने के लिए कहा जा सकता है। तो कोई भी सिचुएशन आपको दी जाएगी, उस सिचुएशन को आपने कल्पना के आधार पर और संवाद शैली में साक्षात्कार आपको लिखना है। आगे है जीवनी परिचय। तो जीवनी परिचय आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उनके जीवन के बारे में आपको बताना होता है, उनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, उनकी शिक्षा के बारे में कुछ बातें आपको करनी होती है, तो आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। जीवनी लेखन में आपको सबसे पहले जीवन के बारे में जानकारी देनी होती है, आप इसे पढ़कर देख लीजिएगा। और उनकी शिक्षा के बारे में, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसके बारे में आपने कुछ पंक्तियों में लिखना होता है। उसके बाद उनकी सबसे महत्वपूर्ण बातें उनकी रचनाओं में होती हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी होती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है। कविता संग्रह अलग हैं, उपन्यास अलग हैं, कहानी संग्रह, नाटक, लेख संग्रह, बाल साहित्य, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग विधा के हिसाब से लिखा गया है। लेकिन आपको ये सब याद करने में अगर दिक्कत होती है तो इनकी जो मुख्य जो रचनाएं हैं इनको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, बिना अलग अलग कैटेगरी में बताए हुए। और उनकी भाषा शैली के ऊपर बात करनी होती है कि उनकी जो भाषा है, उनकी रचनाओं में किस प्रकार से उनकी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, और जो आपने पाठ पढ़ा है उसमें से आप उस भाषा को संबंधित करके कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से 3 पॉइंट आपको बनाने होते हैं: जीवन परिचय, दूसरा उनकी रचनाएं, और तीसरा उनकी भाषा शैली। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से किसी भी लेखक या कवि की जीवनी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप भदंत आनंद कौशल्यान जी की जीवनी देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही 3 पॉइंट आपको बनाने होते हैं। जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पूरी लिखनी है। साथ में उनकी रचनाओं के बारे में आपने लिखना है, जो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भाषा शैली के बारे में लिखते हुए जो पाठ आपने पढ़ा है आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो उससे संबंधित करके बातें आपको लिखनी होती है। तो ये तरीका है जीवनी लेखन का। बाकी आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर उनकी रचनाओं को आप तुक्का नहीं लगा सकते, कोई भी रचना बनाकर नहीं लिख सकते। जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई है, उनके जीवन से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो थोड़ा समय आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए लगाना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अज्ञे जी की जीवनी यहाँ पर देख सकते हैं। उनके जीवन के बारे में आपको बातें बतानी हैं, रचनाएं आपने लिखनी हैं, और भाषा शैली के बारे में लिखना है। तो इस तरीके से 3 बिंदु बनाकर आप जो लेखक हैं, कवि हैं, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, लगभग 4 अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। और पिछले साल ऑप्शन में दूसरा प्रश्न दिया गया था साक्षात्कार लेखन का। इस साल किस तरह से प्रश्न आएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है दोनों जीवनी के रूप में आए तो दिक्कत हो सकती है, या फिर एक आपका साक्षात्कार लेखन आ जाए, या एक प्रश्न किसी और विधा से संबंधित आ जाए। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो कम से कम 4 लेखक के बारे में तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। पिछले साल के जो पेपर थे, रेडीनेस पेपर था, सैंपल पेपर था, उसमें मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी के बारे में पूछा गया था, और साथ में अवतार सिंह संधू या पाश की जीवनी के बारे में पूछा गया था। इस बार अज्ञे जी के बारे में आ सकता है, या हो सकता है रिपीट अगर करें तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में ही पूछ लिया जाए, या फिर किसी और लेखक या कवि के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी से हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, क्योंकि हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, साथ में आपकी परीक्षाओं की तैयारी में मदद होगी। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मुझे कोई सुधार करना है या कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करनी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और खुश होकर पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।